हेलो नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। इससे पहले हम लोगों ने 2 शिफ्ट कर ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आज देखेंगे हम लोग थर्ड शिफ्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप हम लोगों से क्लास लेना चाहते हो यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, देन ये हमारा वेबसाइट से, ठीक है, इस एड्रेस पर आप लोग विजिट कर सकते हो, जहां पर इंस्टा पर, एफबी पर। नेक्स्ट, अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो यानी कि कुछ पूछताछ करना चाहते हो तो इस कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग का परमानेंट ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस गिवन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक परमाणु अणु की पहचान कीजिए, यानी कि ऐसा एटॉम जो एक परमाणु का यानी कि उसमें क्या बोलते हैं, एक ही परमाणु उससे बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हीलियम। हीलियम कैसा है, एक परमाणु का। ठीक है, क्योंकि आप हीलियम की बात करोगे तो इसे He से लिखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी कि कार्बन और ऑक्साइड का, ऑक्साइड का क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम है। ठीक है, क्लोरीन को देखोगे Cl2, ऑक्सीजन को देखोगे O2। ठीक है, तो यहां पर देखो सब में एटॉम आ रहे हैं। ठीक, जिसमें क्या है आपका एक से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इधर 2 Cl है, इधर 2 O2 है। बट He के केस में ऐसा नहीं है, He सिंगल है। इट्स मीन अगर इसको हम देखें इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ट्वाइस He4। 4 यहां पर क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। N2 क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक है, ए इसका स्ट्रक्चर गिवन है। हीलियम आप जानते हो ग्रुप 18 में रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली गैसेस में से ये हवा से भी ज्यादा हल्की होती है, और इसके जो परमाणु होते हैं वो अणु में संयोजित नहीं हो पाते, यानी कि मिक्स होकर कंपाउंड नहीं बना पाते। ठीक, ये इसकी क्या है, स्पेशलिटी है, विशेषता है। तो आपको पता चल गया होगा, यहां पर जो भी कंपाउंड हमको दिख रहे हैं, जो भी आपको ये जो एटॉम्स गिवन है, तो ये 2 की फॉर्म्स में। इधर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करो, काफी जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि दोनों को मिक्स किया गया है, तब जाकर ये एटॉम बना है। इधर क्लोरीन को भी डबल Cl से Cl2 है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी O2 है। लेकिन इन He के केस में He क्या है, सिंगल गैस है। ठीक है, He कोई ट्वाइस में नहीं है, He किस में, सिंगल में। ठीक, तो एक परमाणु पूछा था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले गायक गायिका है, उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो भाई 2008 में भारत रत्न किसको मिला था, संगीत के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराना के गायक है, ख्याल गायकी में प्रसिद्ध है। ठीक, 1972 में इनको पद्मश्री, 1975 में इनको संगीत नाटक कला अकादमी अवार्ड, 1985 में इनको पद्म भूषण, 99 में इनको पद्म विभूषण एवं 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियों को भी देखते हैं। भीमसेन जोशी, इनको पद्मश्री 1972 को मिला था, पद्म भूषण 1985 को मिला था, पद्म विभूषण 99 में मिला था विद लता मंगेशकर, एवं भारत रत्न 2008 एंड 9। ठीक है, दोनों में से कोई भी सन मिल सकती है, लेकिन इनको 2009 में मिला था रियलिटी में, लेकिन दोनों सन यूज होती है, दोनों ईयर्स यूज होती है, तो आप ध्यान रखना 2008 और 9, इसमें 8 गिवन है, इसी तरीके से 9 भी कभी कभी गिवन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना होना, ये चारों इनकी उपलब्धियां हैं। कर्नाटक के गायक थे, गंगूबाई हंगल इनके समकालीन है, जिन्हें 2002 में पद्म विभूषण मिला था। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका है। ठीक, दिग्गज गायिका है ठुमरी की। पंडित भीमसेन जोशी आपके
शास्त्रीय गायक है, कर्नाटक के शास्त्रीय गायक किराना घराने से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योगदान दिया था? तो भाई किसने दिया था? स्वयं सहायता समूह ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनका मकसद लोगों को कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी, छोटे काम धंधों के बारे में जानकारी, उनकी प्रत्येक तरीके से मदद करना, सहायता करना। इसलिए स्वयं सहायता ग्रुप, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काम करते थे या उससे ऑर्गेनाइज थे, ठीक है, लोगों के बीच में गए और इन्होंने गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी हेल्प की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी थी मदुरई। भाई तमिलनाडु के सबसे निचले हिस्से, ठीक है, पांड्य वंश की मदुरई राजधानी। इनसे ऊपर कौन थे? चोलास, ठीक है, जो नॉर्थ तमिलनाडु में थे। और इनके जस्ट साइड वाला जो पोर्शन है तमिलनाडु के, यानी कि केरला, उसमें चेर वंश था उस टाइम। ठीक, तो मदुरई जिनकी कैपिटल थी। इनका उल्लेख मेगास्थनीज ने, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के दूत ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था, जिसने इंडिका लिखी थी, तो उसने इसको मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी। ठीक है, भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी। देखते हैं इनसे संबंधित उपलब्धियां। नृत्य का है, ठीक है, क्या है भाई? भरतनाट्यम नर्तकी, भरतनाट्यम नर्तकी। इनकी उपलब्धियों को देखें तो पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2001 में, 1968 में, एवं पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में मिला। ठीक है, एवं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला। ये उनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट देखो, ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जो आपका ईस्टर त्योहार है क्रिश्चियन कम्युनिटी के थ्रू मनाया जाता है। जो ईसाई हैं वो ईस्टर को मनाते हैं ईसा मसीह के पुनरुत्थान के रूप में। किस लिए मनाते हैं भाई? ईसा मसीह के पुनरुत्थान के रूप में। रोमन साम्राज्य द्वारा फांसी पर सूली पर लटकाने के बाद में ये अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद वापस आ जाते हैं। ठीक है, उसी को ईस्टर के रूप में, यानी कि पूर्णिमा की जो ग्रीक कैलेंडर के थ्रू डिसाइड होती है कि ग्रीक कैलेंडर में क्या बताया गया है, उसके अनुसार पहली पूर्णिमा को ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर, जैसे कि अगर इस साल की बात करें तो ईस्टर कब आएगा? 22 अप्रैल। ठीक है, या फिर इसको अभी छोड़ दो क्योंकि डिसाइड नहीं होता है ग्रीक के अकॉर्डिंग। तो पूर्णिमा को ईस्टर मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, NHRC। ठीक है, ये एक गैर संवैधानिक ग्रुप है, गैर संवैधानिक कमीशन है, यानी कि आयोग है।
सन 1993 में पेरिस अधिनियम के तहत भारत में एनएचआरसी की स्थापना की गई थी। भारत में ये मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आयोग है। इसमें जैसे कि कहीं पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यानी कि बाकी जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं या कुछ भी, तो ये लोग अपने मतलब उस कमीशन में उस शिकायत को दर्ज करते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है, एवं उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, जिससे कि कहीं पर भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। जो मूल अधिकार हमें मिले गए हैं किसी भी तरीके से हमारा उनका नाश ना हो, उल्लंघन ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया था। इसमें कौन सदस्य नहीं होता है भाई, इसके जो टीम है वो 1+10 यानी कि 11 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक तो इसका प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होता है और बाकी के 10 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य होते हैं इसमें 1+10 का। अब ये सब क्या, ये जो भी है यानी कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसी ना किसी तरीके से ज्यूडिशरी से कनेक्ट होती है। जैसे कि अध्यक्ष की बात करें तो वो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है, या तो रिटायर्ड जज है, सेवानिवृत्त जज है, या फिर कैसा जज है भाई, वो अधीन जज था, ठीक है ना, यानी कि अन्य जजों में था, तो वो बनता है इसका प्रेसिडेंट। और उसके बाद 10 जो है वो भी किसी ना हाई कोर्ट या एससी से रिलेटेड यानी कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पर्सन ही होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं इसके जो सदस्य मेंबर्स बनते हैं। लेकिन जिला अधिकारी नहीं होता इसमें सहयोग। इसमें जो भी है इन सदस्यों की संख्या में जिला अधिकारी शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, उनको नियुक्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखो, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो भाई सबसे ज्यादा बांध बड़े किस में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के डैम्स की बात करोगे तो मैं कुछ डैम्स लिखता हूं, इससे ही पता कर लेना ये वाकई बड़े डैम्स है। पहला कोयना बांध, महाराष्ट्र बांध, ठीक है, महाराष्ट्र के जो बांध है आप इन्हीं से अंदाजा लगा लो कितने बांध होंगे। कोयना बांध, जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध, वर्धा बांध, खड़कवासला बांध, मुलसी बांध, कई सारे बांध हैं, यानी कि बांधों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। बड़े बांधों के आधार पर अगर बात करें तो बड़े बांधों में, ठीक है, कई सारे बांध है इस तरीके से। तो ये बाकी फेमस बांध है जो कि अपनी पानी को स्टोर करने की क्षमता के कारण फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलिकीय शिराविन्यास से संबंधित नहीं है? शिराएं क्या होती है भाई? पत्तों में जो शिराएं जाती हैं उनकी संरचना को शिराएं बोलते हैं। मतलब जो पत्तों में नस जैसा कुछ होता है, हमारे शरीर में धमनी एवं शिराएं होती हैं, उसी तरीके से जो पतली पतली वायर थ्रेड जैसे धागे जैसे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शिराविन्यास, ठीक है, उन्हें शिराएं बोलते हैं, शिराविन्यास उस जाल को। तो आलिकीय शिराविन्यास किसमें होता है भाई? जो आलिकीय शिराविन्यास पाया जाता है यानी कि पत्तियों में जो पतले पतले धागों की संरचना है उनमें क्या बोलते हैं? एक बीज पत्रीय में। किसमें? एक बीज पत्रीय पौधे जो होते हैं, जो बीज होते हैं एक बीज पत्रीय, ठीक है। जैसे कि अगर बात करोगे गन्ना, मक्का, बांस, ठीक है, ये सब होते हैं, इनमें पाया जाता है आपका आलिकीय शिराविन्यास, ठीक। एक कैसा होता है? समानांतर शिराविन्यास, 2 टाइप्स का विन्यास होता है इसमें, लेकिन यहां पर एक बीज पत्रीय कौन है भाई? मक्का, ठीक है, तो मक्का पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? भाई कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? आपके शिलालेख 13 में, ठीक है, शिलालेख 13
उसमें क्या बोलते हैं कलिंग युद्ध जो कि 261 बीसी में हुआ था, ठीक है, 261 बीसी में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने किया था कलिंग साम्राज्य के विरुद्ध। उसमें अशोक ने इतनी हिंसा दिखाई कि लाखों लोग मारे गए, इसलिए इस युद्ध के उन्होंने अपने पश्चाताप के रूप में वर्णित किया है। तो कौन सा है भाई वो? 13 शिलालेख, ठीक है, 13वां। इसमें क्या वर्णित है? कलिंग युद्ध का उल्लेख, उसके बारे में बताया, उसके विभत्स परिणाम के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों की पहचान कीजिए। पहला है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2003 के तहत लागू किया गया था। जो अधिनियम था 2003 में, उसके तहत लागू किया गया था, बिल्कुल सही। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, गलत, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड वाला देखो, यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बिल्कुल सही है। एवं फोर्थ में, इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती है, बिल्कुल। ये जो आंगनबाड़ी वाली ग्रुप है, ये आपका क्या है भाई? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, एवं ये अधिनियम 2003 के तहत लागू किया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, तीसरा एवं चौथा, ठीक है। पहला ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें गलत है। जो विकास मंत्रालय के, बाल विकास मंत्रालय और महिला के मंत्रालय के अधीन इसको बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, भागीरथी और अलकनंदा रिवर नदियों का संगम कहां होता है? उत्तराखंड, देवप्रयाग में। जो आपकी भागीरथी होती है, ये गंगा की मूल धारा है, ठीक है ना। जो भागीरथी है, ये गौमुख से निकलते हुए आती है, एवं देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में, उसमें अलकनंदा नदी जो कि इसके जस्ट विपरीत दिशा से आती है। दोनों का जहां मिलन होता है, जिस धारा को गंगा कहा जाता है, वो कहां पर बनती है? देवप्रयाग में, ठीक है। उससे आगे गंगा जाती है, एवं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर, ठीक है। तो वहां ये ड्रेन होती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, एवं ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक। दोनों की संयुक्त धारा क्या बोला जाएगा? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों से गुजरती है भाई? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से, यूपी, बिहार, यूपी से पहले यू को लिखो, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एवं वेस्ट बंगाल। भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी, इलाहाबाद में इसका सहयोग यमुना नदी से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाती है, ये आप ध्यान रखना। तो क्या आंसर होगा? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में क्या बनती है? गंगा। यानी कि इन दोनों की जो जॉइंट स्ट्रीम होगी, एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? गंगा। और गंगा का आप देख सकते हो। तो कोई अगर पूछे कि मूल नदी कौन है जिससे गंगा बनी है, तो भागीरथी, ठीक है। मूल नदी कौन है? भागीरथी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? जो अनबुझा चूना है, अनबुझा चूना क्या होता है भाई? CaO, ठीक है। ए आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना इसको क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन होगी, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसमें मिलेगा? एक्वस में, क्योंकि ये सॉलिड होता है और ये आपका लिक्विड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा रिएक्शन? आप पहला वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पहले वाले में, इसमें अलग है, कैल्शियम और हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। तो फोर्थ वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो,
14 अक्टूबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा भारतीय फुटबॉलर पेले के 77 अंतरराष्ट्रीय गोल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चर्चा में है? भाई कौन है? सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। जो आप जानते हो पेले कितने मशहूर फुटबॉलर है, ठीक, उनके रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुनील छेत्री। भोजन, काम और उत्पादकता का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 7वीं में। किस में दिया गया था? 7वीं में। ठीक है, एक इसका टाइम पीरियड था भाई राजीव गांधी सरकार का। राजीव गांधी जिस टाइम पीएम थे, ठीक, टाइम था 1985 से 90 तक। ठीक है, ये टाइम था उस टाइम पे। तो इन्होंने सामाजिक न्याय को अपना उद्देश्य बनाया था। सामाजिक न्याय, जिसके अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादकता का नारा था कि हम भोजन देंगे, काम देंगे आपको, जिससे आपके सहयोग से उत्पादकता बढ़े। ठीक है, उत्पादकता बढ़े। इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि कितना लक्ष्य अचीव करे, तो 5.0 रखा था, एवं जो इसे प्राप्त था वो 6.01 था। यानी कि ये सफल पंचवर्षीय योजना थी, एक सफल योजना थी, एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी है भाई? 7th वाली। नेक्स्ट, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया तक की पहचान कीजिए। भाई ऐसा बैक्टीरिया बताइए जो सर्पिल आकार यानी कि इस तरीके के फीचर्स में हो। ठीक है, सर्पिलाकार, ए वाली शेप होगी, ठीक, इस तरीके का फीचर में हो, यानी कि शेप में हो, ऐसी उसकी शेप हो। तो ऐसा कौन सा है? स्पिरिलम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? स्पिरिलम। अगर स्पिरिलम के बारे में जानना चाहे तो ये पानी में पाया जाता है। ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है, ये किस में पाया जाता है? पानी में। और वो पानी भी कैसा? मीठा पानी। ठीक है, मीठे पानी में ये पाया जाता है। ये इंसानों के लिए ज्यादा घातक नहीं रहता, लेकिन फिर भी इससे कभी कभी बीमार पड़ते हैं, जिसमें चूहों के काटने के बाद वाला बुखार है। काटने के बाद वाला बुखार है। जो चूहे के काटने के बाद में होता है ना, वो वाला बुखार है। तो आप समझ जाना उसमें स्पिरिलम नाम का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु एंटर किया है। और वो कहां पाया जाता है? मीठे पानी में। इसकी शेप कैसी होती है भाई? हेलिकल। हेलिकल का मतलब क्या है? सर्पिल आकार। और आप देख लो जैसा स्प्रिंग जैसा, इसको ए हेलिकल, जिसमें 2 रिंग्स के बीच में एक गैप दिया गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलिकल। गैप दिया हो तो इसको क्या बोलेंगे? सर्पिल आकार। नेक्स्ट देखो, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेम परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? भाई रंजना प्रकाश देसाई आपकी न्यायपालिका में काम करती थी। 1977 में इन्होंने अपने आप को जो वकील शो किया। ठीक है, क्योंकि 73 थे, यानी कि 73 तक इनका स्नातक हो चुका था लॉ के अंदर। उसके बाद में ये इन्होंने काम शुरू किया, एवं ये बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, और कौन से टाइम पर? 1992 से 96 तक। ठीक है, इस वाले टाइम में ये महिला न्यायाधीश रह चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो कौन भाई? किस विभाग से आती है? ज्यूडिशरी से। लेकिन इस टाइम पर इसमें क्या बोला गया? भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, इसलिए आपको इसको बताना पड़ा। ठीक है, इस टाइम पर क्या है भाई? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। नेक्स्ट देखो,
केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की है? तो भाई किस वर्ष शुरू की है उन्होंने? 2023 में, ठीक है, सॉरी 2022 में। किसमें शुरू की है? 2022 में। इसका मकसद क्या है भाई? किस लिए, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हवाई रूट्स पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है, आगे बढ़ाना, उसकी उन्नति के लिए प्रमोट करना। किस मंत्रालय के थ्रू ऑर्गेनाइज है ये? उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एयर रूट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए काफी किफायती ये प्रोग्राम था, ठीक है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको ओपन किया था, यानी कि लॉन्च किया था। और उड्डयन मंत्रालय की ये पहल है, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ये क्या है? पहल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो भाई द्वैध शासन को, द्वैध शासन किस शासन में था भाई? भारत शासन अधिनियम 1919 में था, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया एवं प्रांतीय स्वायत्तता ला दी। तो वो कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। इसने 1919 में शुरू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को हटा दिया एवं प्रांत में एक स्वायत्त सत्ता की स्थापना की जो कि स्वतंत्र थी, ठीक है। इसको उन्होंने हटा दिया, किसके थ्रू? 1935 के थ्रू, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट देखो, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। कौन सा जिला है? थाने। इसकी बात करें तो पॉपुलेशन की, इसमें तो किस लिए इसको सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में आता है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, थाने, महाराष्ट्र। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें, जो जनसंख्या इसमें पाई गई जाती 1,10,000, सॉरी 1,10,00,000। 1,10,00,000 के समथिंग है, ठीक है। इसलिए इसको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बोला जाता है। अगर शहर की बात करेंगे तो मुंबई, और दूसरे स्थान पर कौन है? आपकी दिल्ली, ठीक है, अगर शहर की बात करेंगे तो। लेकिन जिलों में कौन है? थाने, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1,10,00,000 के लगभग, ठीक। नेक्स्ट देखो, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? यानी कि जो स्थानीय लेवल पर, यानी कि लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज, इन्हें क्या बोलते हैं? लोक शासन, लोक स्वशासन, ठीक है, या स्थानीय शासन, लोकल बॉडीज। तो भाई किस सरकारी निकाय द्वारा ये जो लोकल बॉडीज है आपका, जिसमें आपकी ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय आते हैं, ठीक है, इसको संवैधानिक मान्यता किस समिति द्वारा या किस निकाय द्वारा इसको सिफारिश किया गया था कि इसको संवैधानिक निकाय बना दो, जो ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय है? तो भाई किसने? पीके थुंगन समिति 1989 में, ठीक। पीके थुंगन समिति ने
इसको बनाने का विचार किया, ठीक है। उसके बाद में इससे संबंधित अधिनियम भी आया, लेकिन उसमें लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में इसको असफल रहा, इसलिए उस टाइम पर लागू नहीं हुआ। एवं कब लागू हुआ भाई, कब बना यह निकाय संवैधानिक? संवैधानिक कब बना? 1992 1993, ठीक है, इस सन में। यानी कि इसके दिसंबर में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है एवं अप्रैल में राष्ट्रपति साइन करके इसको क्या बना देते हैं, संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसमें यूनिवर्सिटीज गेम्स खेलती है, ठीक है। तीसरा आयोजक कौन था? उत्तर प्रदेश था। और इसके 4 शहरों में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर, इन 4 जगह पे इसका आयोजन किया गया था। और कब किया गया था भाई? मई एवं जून में, 23 मई से 3 जून तक, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। जो तीसरा संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2023 में। इसमें कौन विजेता रहा था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन रहा था भाई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 2023 में तीसरा संस्करण। अगर कोई आपसे पूछे इसका प्रतीक क्या था, तो जीतू बारासिंगा, जीतू बारासिंगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? हरिवरासनम पुरस्कार केरला में दिया जाता है, ठीक है। स्वामी अयप्पा के भजनों को केरल द्वारा दिया जाता है, सबरीमाला, सबरीमाला टेम्पल समिति द्वारा, मंदिर समिति द्वारा। किस लिए दिया जाता है? स्वामी अयप्पा के भजनों में योगदान के लिए, स्वामी अयप्पा के भजनों में योगदान के लिए। ठीक, सबसे पहले ये पुरस्कार केजे येशुदास को मिल चुका है। किनको? केजे येशुदास, ठीक। एवं उसके बाद में केएस चित्रा को भी ये मिल चुका है। इसको कौन देती है भाई? सबरीमाला मंदिर समिति इसको देती है। और इसको क्या इसमें क्या पुरस्कार मिलता है? 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र ये मिलता है। किस लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए, संगीत के क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले किसको मिला? केजे येशुदास, हरिवरासनम पुरस्कार। नेक्स्ट देखो, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार हुआ था? तो भाई कौन सा हुआ था? सिंह सभा आंदोलन। ये जो सिंह सभा आंदोलन है, सिंह सभा आंदोलन, ये जो आंदोलन है वो सिख धर्म में अन्य धर्मों की घुसपैठ को रोकने के लिए था। अन्य धर्मों की घुसपैठ को रोकने के लिए। इसमें आपके
ठाकुर सिंह एवं ज्ञानी ज्ञान सिंह इसके प्रमुख थे। इन्होंने सिखों को जागरूक होने के लिए कहा, शिक्षित होने के लिए बोला, शिक्षित होने के लिए बोला लोगों से। ठीक, तो ये ऐसा आंदोलन था जिसने सिख धर्म को वापस अपने अस्तित्व में आने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जिससे कि सिख धर्म पहले की तरह पवित्र एवं निष्पक्ष हो जाए, उसमें दूसरे धर्मों की जो घुसपैठ है उसको रोका जाए। ठीक, तो ये क्या है भाई, सिख सभा आंदोलन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक इंसोरिकेटेड एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण एवं रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है? तो कौन सा है? हॉर्न ब्लेड। हॉर्न ब्लेड पत्थर जैसी संरचना का स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है। हरे, काले एवं स्लेटी कलर के, स्लेटी रंग के पत्थरनुमा संरचना। और इसमें जो बैलास्ट बोला गया है वो बैलास्ट क्या है? गिट्टी जैसा, जैसा गिट्टी होती है ना जो ट्रेन के पटरियों पर पड़ी रहती है, जिससे कि उसकी जो स्पीड है, चाल है, उसको नॉर्मल किया जाए, वो गिट्टी जैसा संरचना होती है हॉर्न ब्लेड। आपको ये ज्यादातर हरे कलर के मिलेंगे, पत्थर जैसे लगने वाले, इनको यूज करते हैं आजकल रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में एवं राजमार्ग निर्माण में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं 25। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। ठीक है।